हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि हम लोग हेनरी नियम ठीक है पढ़ लिया और उसके अनुप्रयोग पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे हेनरी नियम पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी सवाल सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, कि यह क्या है, हेनरी नियम पे आधारित एक सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं, देखिएगा क्या दिया गया है। 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक KH का मान दिया गया है और 298 केल्विन पर 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता का क्या कह रहा, परिकलित कह रहा करने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिएगा हम कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा क्या होगी, इसमें हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया रहा है, हेनरी स्थिरांक की बात किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, और हेनरी नियम का ही हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हेनरी नियम का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा जो हेनरी नियम का सूत्र होता है वो होता है P इक्वल क्या होता है, KH इंटू क्या होता है आपका X क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, जहां P क्या होता है आपका, जहां जो P होता है यहाँ पर जान समझ जाइए, ये मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पे। तो जहां P बराबर क्या होता है, आंशिक दाब होता है। P बराबर क्या होता है आपका, आंशिक दाब होता है। P का मान क्या होता है, P का मान यह होता है आंशिक दाब होता है। ठीक है बच्चों, एंड जहाँ पे KH क्या है, जहाँ पे KH जो है वह हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक है। KH क्या आपका, हेनरी स्थिरांक है। एंड जो आपका X गैस है वह क्या है, मोल अंश है, या इसको हम कह सकते हैं विलेयता भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड X गैस क्या है आपका, X गैस क्या है, विलेय का मोल अंश है या गैस का मोल अंश है। ठीक है, गैस कह सकते हैं या विलेय का मोल अंश कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और विलेय का क्या है बच्चों, मोल अंश है, या इसी को हम कहते हैं मोल प्रभाज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न तो बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है, गिवन है, उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चन गिवन दैट और हेनरी स्थिरांक KH का मान इसमें कितना दिया गया है, KH का जो वैल्यू दिया गया बच्चों वह दिया गया है 4.27 इंटू 10 पे पावर कितना दिया गया, 5 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है, प्रेशर का यूनिट है, मात्रक है। एंड यहाँ पे दिया गया है आंशिक दाब दिया गया है, क्या दिया गया है, जो आंशिक दाब दिया गया है। ठीक है, वो प्रेशर जो दिया गया, प्रेशर का मान कितना दिया गया है बच्चों, 760 mm ऑफ क्या दिया गया आपका, Hg दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे गैसों की विलेयता की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मोल अंश की बात कर रहा है। ठीक है, मोल अंश की बात कर रहा है कि मेथेन में कितना, सॉरी बेंजीन में कितना मीथेन गैस घुला हुआ है, बेंजीन में मेथेन गैस कितना घुला हुआ है वही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो जब भी गैस की घुलनशीलता की बात करें किसी लिक्विड में, बेंजीन यहाँ पे क्या है, विलायक है, लिक्विड है, तो जब भी किसी गैस की विलेयता की बात करें, ठीक है, तो हम बिना सोचे समझे सीधा हम हेनरी का नियम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है X गैस, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो सीधे क्या कीजिए, यह फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फार्मूला, P इक्वल KH इंटू X क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो आइए वैल्यू को हम क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो P का जो मान दिया गया बच्चों, P का जो मान दिया गया 760 mmHg है, एंड KH का मान दिया गया 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 mmHg है। ठीक है, तो फार्मूला हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, जो फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है P इक्वल KH इंटू क्या अप्लाई किया जा रहा है, X गैस अप्लाई किया जा रहा है, यह फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, P का मान कितना दिया गया है, 760 mm ऑफ Hg दिया गया है आपका, एंड जो KH का मान दिया गया है 4.27 इंटू 10 पे पावर कितना दिया गया, 5, एंड यहाँ पे क्या है आपका X गैस है, जिसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, X गैस का मान निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 760, ए और एक क्वांटिटी मल्टीपल में है, ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4.27 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5, एंड इक्वल क्या बचेगा आपका, X क्या बचेगा, गैस बचेगा, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था।
तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यक्स गैस का जो मान होगा, ठीक है, मतलब मीथेन का बेंजीन में जो विलीयता का मान होगा, यहाँ पे गैस के जगह पे हम मीथेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया 760 760 दिया गया। नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे एक चीज देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ ठीक है 4.27। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके क्या कर लेते हैं ना कि इसके 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात इस दशमलव को हम कैंसिल करेंगे तो इसमें से 2 घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो दशमलव है ना, इस दशमलव को हम कैंसिल करने जा रहे हैं, इस दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस दशमलव को कैंसिल किससे कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्या है 10 पे पावर 5 है, इसके 2 घात से हम दशमलव को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ऊपर बचेगा 760 बचेगा और नीचे हो जाएगा आपका 427 427 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 400 आपका 27 हो जाएगा। इस दशमलव को हम लोग क्या किया है, कैंसिल किए हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या, हाँ इस दशमलव को हम क्या किए हैं, कैंसिल किए हैं, ठीक है, डन। आइए आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों, ओके। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 427 हो गया और नीचे कितना हो गया, 10 पावर कितना हो गया, 3 हो गया। भाई 2 को घात इसका दशमलव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 10 पावर 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, अंतिम फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। यक्स गैस इक्वल आपका हो जाएगा, आप देखो 760 ऊपर 760 है, नीचे बटा कितना हो जाएगा, 427 हो जाएगा। और 10 पे पावर घात नीचे क्या है, प्लस में है 3 और ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 427 में 427 से 760 में हम क्या कर लेते हैं बच्चों, भाग कर लेते हैं, ठीक है। आइए भाग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे जो मेथेन गैस की जो विलीयता होगी, मेथेन गैस की क्या होगी बच्चों, जो विलीयता होगी, मेथेन गैस की जो क्या होगी यहाँ पे विलीयता होगी, वो कितनी हो जाएगी। और देखिएगा 427 से 760 में भाग कर रहे हैं और साइड में आप क्या कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। किस में डिवीजन करना, 760 में किससे, 427 से में क्या करना, भाग करना है, ठीक है। तो आपको देख लो, अगर 2 बार में क्या कर रहे हो और भाग कर रहे हो तो 800 हो जाएगा, मतलब एक ही बार में जाएगा। तो 427 से कम कितना हो जाएगा, 400 लगभग 27 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 7 गया 3 एंड 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3 एंड कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लो, भाग कर लो, ठीक है। तो लगभग 1 पॉइंट इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना निकल के बच्चों, वह होगा लगभग 1.78, ठीक है। लगभग इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग, अच्छा इसका रिजल्ट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगभग 1.78 और इंटू 10 पे पावर 3 क्या निकल के आएगा, -3, इसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। एक बार इस प्रश्न को मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। और सॉरी ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को और कैसे सॉल्व किया, क्या देखिएगा ध्यान से बच्चों। प्रश्न क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 mm ऑफ Hg है। तो 298 केल्विन पर 760 mm ऑफ Hg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता प्रकलित कीजिए। मीथेन क्या है, आपका गैस है और इसको बेंजीन में घोला गया है, तो वही कहा जा रहा है कि मीथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित कीजिए, मतलब उसका मान निकालिए। मतलब मीथेन गैस बेंजीन में कितना है, मीथेन गैस बेंजीन में कितना है। तो यहाँ पे यक्स गैस क्या बताता है बच्चों, यक्स गैस जो है यहाँ पे मतलब जो मोल अंश है, यहाँ पे घुलनशीलता की बात कर रहा है। किसकी घुलनशीलता, क्या, गैस में, किसमें, किसी लिक्विड में। मतलब हमें यह निकालना था। P का मान इसमें दिया गया है, P का मान 4 कितना दिया गया, 760 mm Hg दिया गया है एंड हेनरी स्थिरांक का मान कितना दिया गया, 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 mm ऑफ Hg दिया गया है। तो हम क्या किए हैं बच्चों, इसमें हम लोग हेनरी नियम क्या किए हैं, अप्लाई कर दिए हैं। हेनरी नियम क्या होता है, P इक्वल KH इंटू एक्स गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, P का मान 760 है एंड KH का मान 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू एक्स गैस है। अब हम लोग क्या किए हैं बच्चों, यहाँ से एक्स गैस निकालने के लिए पूरा क्वांटिटी इधर मल्टीपल में इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे 4.27 है, मतलब इस दशमलव को हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना घात बचेगा, 3 घात बचेगा। तो वही तो लिखा गया है, यहाँ से हम दशमलव कैंसिल कर दिए तो 3 घात बचा है और इस 3 घात को ऊपर ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ऊपर 760 नीचे 427, डिवीजन कर देंगे 1.78 इंटू 10 पे पावर -3
इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जरा देखिएगा प्रश्न को एक बार रीड करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। मजेदार प्रश्न है बच्चों। क्या है, देयर आर, वायु अनेक गैसों की मिश्रण है। सही बात है, जो आपका वायु होता है, हवा होता है, उसमें बहुत सारे गैस मिले होते हैं। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। तो 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79 और मीन्स 79% के अनुपात में है। तो 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है, ठीक है। तो 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 into 10⁻7 mm of Hg एंड 6.5 into 10⁻7 है, तो जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए। जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए। किन गैसों का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का जल में इसका संघटन पूछा जा रहा है कि जल में उसके कितने मोल अंश हैं। मीन्स आपको प्रश्न में क्या फाइंड करना है, सीधा मतलब प्रश्न में आपको निकालना है यक्स O2 निकालना है, मतलब कि मोल अंश निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, और मोल अंश निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। ये चीज निकालना है, ठीक है। आइए देखिए इस प्यारे से प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा क्या होगी। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा का मतलब बच्चों कि हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यह होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा राइट करते हैं हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैसों की घुलनशीलता की बात कर रहा है, किसमें, लिक्विड में, द्रव में, जल में, ठीक है। तो सीधा मतलब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेनरीज, ठीक है, ला। तो हेनरी का नियम क्या होता है, जस्ट बताया गया, P इक्वल कितना होता है, KH इंटू कितना होता है, यक्स गैस होता है, ठीक है। यह आपका हेनरी का नियम हो गया, ठीक है। और जहाँ P क्या है, आंशिक दाब है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और यक्स गैस क्या है, मोल अंश है, मतलब किसी गैस की विलेयता है किसमें, द्रव में, ठीक है। ये चीज आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो प्रश्न में दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज दिया गया है, सॉरी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया गया 20% दिया गया है, और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज दिया गया है 79% दिया गया है, ठीक है। और 10 वायुमंडल दाब पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तुम निकाल लो कि इसमें ऑक्सीजन के आंशिक दाब कितने होंगे, ऑक्सीजन के आंशिक दाब कितने होंगे। तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब को हम किससे दिखा रहे हैं, PO2। सीधा मतलब बच्चों देखिएगा प्रश्न बहुत ही आसान है और मजेदार है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक दिए गए हैं, और इनके क्या निकालना है, आपको इनका संघटन निकालना है, ठीक है। ये चीज फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको भाई ऑक्सीजन का भी आंशिक दाब चाहिए, नाइट्रोजन का भी आंशिक दाब चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल लेते हैं। अच्छा है, ये जो चीजें गिवन है लिख भी सकते हो, क्या है आपका, हाँ, वायु में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है कितना है, 20% है, और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, 79% है, एंड प्रेशर कितना दिया गया, 10 atm दिया गया है, ठीक है। आइए आगे की ओर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले तुम निकाल लो PO2 निकाल लो। PO2 का मतलब यह होगा बच्चों ना कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब इसमें कितना होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया गया कितना परसेंटेज दिया गया, 20% दिया गया। ऑक्सीजन की मात्रा कितना दिया गया, 20%। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, 20/100। और किसका 20% दिया गया, 10 atm दाब का दिया गया। कितने atm दाब का दिया गया, 10 atm दाब का दिया गया है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल लिए कैसे हैं। तो सीधा मतलब आप देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे 20% दिया गया है, और किसका 20% दिया गया, 10 atm का 20% दिया गया, 10 वायुमंडल दाब का 20% दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, PO2 मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर 20% मतलब 20/100 परसेंटेज, 20%, सेंट मतलब होता है 100, एंड कितना atm, 10 atm। इसको सॉल्व कर लो तो बच्चों देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 खलनास हो गया, 1 0 से 1 0 क्या बचा आपका, 2 atm आया। कितना atm आया, 2 atm आया।
और एक चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हेनरी स्थिरांक दिया है ना, इस क्वेश्चन में जो हेनरी स्थिरांक दिया है, एक किसमें दिया है, mmHg में दिया है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक एटीएम का जो मान होता है, ध्यान सुनिएगा, एक एटीएम का जो वैल्यू होता है, एक एटीएम का जो वैल्यू होता है वह 760 mm ऑफ क्या होता है आपका Hg होता है। एक एटीएम में कितने mm होते हैं, एक एटीएम में 760 mm Hg होते हैं। तो दो एटीएम में कितने mm Hg होंगे, देखो बच्चों, सवाल को लगाने के लिए यूनिट आपका बराबर होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। जब तक मात्रक समान नहीं होंगे, तो जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एकदम श्योर है उसका आंसर क्या होगा, गलत आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिट समान कर लेते हैं। क्यों यूनिट समान कर रहे हैं, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट का मान mm में दिया गया है, तो यहाँ पे एक क्या प्रेशर जो आ रहा है एटीएम में आ रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी mm में चेंज कर दे रहा है। तो एक एटीएम में 760 mmHg, तो दो एटीएम में कितने mmHg, तो तुम क्या करो 760 से मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7, देखो मल्टीपल करो तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है, 2 छके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, एंड कितना आ जाएगा, 2 7 14, 1 1520 क्या आ जाएगा आपका mm आप क्या आ जाएगा बच्चों, Hg निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करो, एकदम ऐसे ही आप निकाल लो किसका परसेंटेज, आप निकाल लो आंशिक दाब, निकाल लो किसका, नाइट्रोजन का, किसका निकाल लो, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज दिया गया है, नाइट्रोजन का 79% दिया गया है, 79% हो गया आपका। ठीक है बच्चों, और कितना का कितने में निकालना आपका, 10 का निकालना है, ठीक है, 10 वायुमंडल पे, एक क्या हो गया आपका एटीएम में हो गया, किस में हो गया आपका एटीएम में हो गया। आप देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 79 में मतलब 79 में 10 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 7.9 क्या आ जाएगा आपका एटीएम आ जाएगा। अब इसमें तुम क्या करो ना, इसको किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है mm ऑफ Hg में। किस में बदलना है बच्चों, mm ऑफ Hg में बदलना है, एकदम श्योर होना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, तो इसको mm ऑफ Hg में आप बदल दो। ठीक है, तो mm ऑफ Hg में बदलने के लिए तुम कितने से मल्टीपल करोगे, तो mm ऑफ Hg में बदलने के लिए, mm ऑफ Hg में बदलने के लिए हम मल्टीपल कर देंगे कितने से, मल्टीपल कर देंगे 700। ठीक है, किससे, 760 से तुम क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, और देखो 760 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, एक बार हम क्या कर लेते हैं, साइड में मल्टीपल कर लेते हैं फटाफट, कितना 760 इंटू कितना 7.9 है, 7.9 है, मल्टीपल करो, 9 का 0 हो जाएगा 0, 9 छके कितना हो जाएगा 54, शेष कितना बचा 5, 9 7 63, 63 5 कितना आ जाएगा 68, 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 छके 42 हो जाएगा 4, 7 7 49, 49 4 कितना होता है बच्चों, 53 होता है। ठीक है, और 0 हो गया, ये 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 6 3 9 1 क्या हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 10.1 अंक के बाद है, लगा लो, लगभग इसका जो आंसर आ रहा है 6004 आ रहा है, 6000 कितना आ रहा है 4, और एक इसमें होगा आपका mm ऑफ कितना होगा बच्चों, यह Hg होगा। डन, समझ में आया। कई बच्चे ऐसे होंगे जो प्रश्न को देख रहे होंगे और कह रहे होंगे सर जी कैसे लगा रहे हैं, कैसे हम लगा रहे हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न को केयरफुली समझो। ठीक है, हेनरी नियम को अगर तुम अच्छे से समझोगे तो प्रश्न कुछ नहीं, केवल देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, प्रश्न तो बहुत ही आसान है, हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर ले गए हैं। ठीक है, सिर्फ काम आपका क्या था, PO2 निकालना एंड PN2 निकालना, यही काम था। कैसे निकाले हैं, ऑक्सीजन का 20% दिया है, और किसका, नाइट्रोजन का कितना दिया गया है 79% दिया गया है। कितने का, कितने दाब का दिया गया, 10 वायुमंडल का दिया गया ना, तो 10 का कितना परसेंटेज दिया गया, 10 का 20%, 10 का 20% एंड 10 का 79%। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान बात है। 10 का कितना परसेंट का मतलब मल्टीपल होता है भाई, 10 का 20% एंड 10 का 79%। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से दाब निकाल लिया। दाब किस में निकला है आपका, यहाँ पे दाब एटीएम में निकला था, चूंकि हेनरी स्थिरांक mm में दिया है तो हम इसको mm में कन्वर्ट कर लिए हैं। आपको पता है कि एक एटीएम बराबर होता है 760 mmHg। जैसे बच्चों आपका 1 किलो में कितना ग्राम, 1 किलो में कहते हो 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितना मीटर, 100 मीटर, वैसे एक एटीएम में 760 mmHg होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो एक बार हेनरी का स्थिरांक का मान कितना है, देखो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक का जो मान है, ठीक है, कितना 3.30 इंटू 10⁻⁷ है। ठीक है, KH का मान दिया गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। KH का मान कितना है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए KH का मान कितना बच्चों, ऑक्सीजन के लिए KH का जो वैल्यू दिया गया है
वह दिया गया है 3 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं कितना दिया, 3.30 इंटू 10 पे पावर 7, 3.30 इंटू 10 पे पावर कितना दिया गया 7, और यह किस में दिया गया है, mm में दिया गया है। सिमिलरली आपका N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए जो क्या है KH का जो वैल्यू दिया गया है, नाइट्रोजन के लिए जो हेनरी स्थिरांक दिया गया है बच्चों, नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक कितना दिया गया है देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन के लिए जो हेनरी स्थिरांक दिया गया है 6.5 इंटू 10 पे पावर 7 दिया गया, कितना दिया गया है, और 6.5 इंटू 10 पे पावर कितना दिया गया 7 दिया गया है। यह किस में दिया गया है, mm/Hg में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में कह क्या रहा था बच्चों, प्रश्न में आपका यह कहा जा रहा था, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, और जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। किसमें, जल में इन गैसों का क्या निकालिए बच्चों, संगठन ज्ञात कीजिए, याद रखे रहिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन के लिए इनका संगठन निकाल लेते हैं। तो आप देखो हेनरी का नियम अप्लाई करो। हेनरी का नियम है क्या बच्चों, देखते हैं एक बार, देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हेनरी का नियम क्या भाई, हेनरी का नियम आपको पता है, सबको पता है, हमको ही नहीं पता है कि P बराबर कितना होता है, KH इंटू कितना होता है, X गैस होता है। यहाँ पे किस गैस की बात कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है कि ऑक्सीजन की घुलनशीलता जल में कितना है, ऑक्सीजन का संगठन जल में कितना है। तो यहाँ पे गैस के जगह पे आपका क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। KH देखिए, ऑक्सीजन के लिए KH का मान दिया गया है, और तुम ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का तुम आंशिक दाब फाइंड ही किए हो, PO2 निकाले हो। तो एक काम करो ना, यहाँ पे PO2 का वैल्यू कितना निकाले हो, देखो तो यहाँ पे जो PO2 का वैल्यू निकल के आया 1520 mmHg निकल के आया, कितना निकल के आया 1520 mmHg। तो तुम यहाँ पे रख दो 1520 mmHg हो गया। एंड KH का जो मान निकला है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए 3.30 इंटू कितना निकल के आया 10 पे पावर 7 निकल के आया है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, XO2 हो गया। XO2 का मान निकालो यहाँ से, तो XO2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये देखो 1520 हो गया, और एक क्वांटिटी मल्टीपल में इधर भेज दो, क्या किस में आ जाएगा, डिवीजन में 3.30, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 पे पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सीधा मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके दशमलव को हटाएं तो इसके घात में कितना अंक कम हो जाएगा, 2 अंक, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। अगर हम दशमलव को हटा रहे हैं, तो इसके घात में कितना अंक कम हो जाएगा, इसके घात में 2 अंक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 1500, ध्यान सुनिएगा, और 1520, ध्यान सुनिएगा 1520 एंड इंटू कितना हो जाएगा आपका, और 3, ध्यान सुनिएगा 3 पॉइंट, ध्यान से दशमलव हटा रहे हैं तो 330, और इंटू कितना हो जाएगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिएगा दशमलव हटाए हैं, 2 अंक के बाद था, तो ये क्या हो जाएगा आपका घात घट जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा। घात को ऊपर भेज दीजिए, घात देखिएगा 1 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो घात ऊपर जाएगा ना बच्चों, ध्यान सुनिएगा, ये जो घात ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से पावर प्लस घात है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। और तुम क्या करो 33 से 152 में भाग कर दो, 33 से 152 में भाग कर दो, साइड में कहीं भाग कर लो, यहाँ पे आओ भगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना है 152 है, किससे भाग करना आपको, 33 से भाग करना है। तो सीधा मतलब 30 पच्चे कितना होता है, 150 होता है, 30 पच्चे कितना होता है, 150 होता है। मीन्स 33 से भाग करना है तो आपका लगभग 4 में जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कर लो तुम लोग 33 में 4 का, तो इसका बच्चा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा ना, वह लगभग होगा आपका 4.6 इंटू 10 पे पावर -5। ये क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा, कितना आ जाएगा 10 पे पावर -5, यहाँ मल्टीपल कर लो 4.6 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 5, इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब सिमिलरली तुम क्या निकाल लो, सिमिलरली मात्रा निकालना है आपका किसका, नाइट्रोजन का। किसका मात्रा निकालना है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मात्रा निकालने के लिए तुम फार्मूला हेनरी का नियम ही अप्लाई करोगे। तो Pn2 बराबर कितना हो जाएगा, KH हो जाएगा, और यहाँ पे गैस के जगह पे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। एंड Pn2 का तुम मान निकाले हो, देखो Pn2 का मान कितना निकला है, Pn2 का मान निकला है 6004। कितना निकला है 6004, कितना निकला है 6004 निकला है। तो Pn2 के जगह पे लिखो 6004 एंड KH का मान शायद 6.5 है। देखते हैं KH का मान कितना है N2 के लिए, N2 के लिए KH का मान 6.5 है। कितना है बच्चों 6.5 इंटू 10 पे पावर कितना है 7 है। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे क्या है आपका X हो गया, A क्या हो गया आपका N2 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ा लेते हैं।
तो सीधा मतलब यहाँ पर भी तुम्हें क्या निकालना है, ये देखो ये तुम्हारा 6004 हो गया। एक क्वांटिटी इधर मल्टीपल में इधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका डिवीजन में हो जाएगा। 6.5 इंटू 10 पावर कितना हो गया 7 हो गया। ये इक्वल है तो इक्वल लगा लो, और इधर क्या बचा है आपका x बच गया, n2 बच गया, जो हमें निकालना ही था। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लो, फिर वही कंडीशन अप्लाई कर लो तुम यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे देख लो, तुम क्या देखोगे, यहाँ पे देख लो बच्चों, तो देख लोगे यहाँ पे इसमें क्या करो ना, ठीक है। तो इसके एक देखो, अगर तुम इसको घटा रहे हो बच्चों, ठीक है, दशमलव को हटा रहे हो तो इसके घात में कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 10 पावर 6 बचेगा। 10 पावर 6 को ऊपर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम निकाल लो x n2 बराबर, ये देखो इस दशमलव को हटा रहे हैं, इसका एक घात घट रहा है, और इसके एक घात को जब ऊपर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 10 पावर -6 हो जाएगा। और बचेगा क्या, 600 एंड 4 अपान क्या बचेगा आपका 65 बचेगा। अब तुम क्या करो ना, 65 से 6004 में क्या कर लो, भाग कर लो। 65 से 6004 में तुम क्या कर लो, भाग कर लो। तो बच्चों लगभग इसका जो आंसर निकल के आता है ना, वह होता है 9.22 इंटू 10 पे पावर 5 होता है। 9.22 इंटू 10 पे पावर 5। नहीं तो क्या कर लो भाई, भाग कर लो। तुम क्या कर सकते हो, साइड में भाग भी कर सकते हो, लेकिन भाग करके देख लेना बच्चों, किससे भाग करना है, 6004 में आपको भाग करना है, किससे 65 से भाग करना है। किससे भाग करना, 65 से। तो 65 नमा कितना हो जाएगा, 65 नमा कितना हो जाएगा, देख लो 9 बार में जा रहा है भाई। 65 नमा कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54 और 54 4 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 585 हो जाएगा। 585 लगभग कितना जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। कितने बार में जा रहा है, 9 बार में। ठीक है, तो घटा लो इसमें से 4 में, देखो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम 4 उतार लो, यहाँ पे अभी भी भाग जाएगा। ठीक है, और 65 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 65 दूना कितना हो जाएगा, 65 दूना कितना, ये देखो 9 बार में गया है, अब देखो 2 बार में कर लो। 65 दूना कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा। लगभग बच्चों 92 ध्यान सुनो कितना निकल के आएगा, 92.2 लगभग निकल के आएगा। तो इसको अगर तुम मल्टीपल करोगे ना, यहाँ पे देखो x n2 का जो मान निकलेगा 92.2 और इंटू, ठीक है, कितना निकलेगा 10 पे पावर कितना निकलेगा -6, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इस आंसर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, और x n2 बराबर क्या करो, इस दशमलव को 1 अंक खिसकाओ तो इसमें से घात में से एक और घट जाएगा। तो 9.22 इंटू 10 पे पावर कितना आ जाएगा, -5 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा ये सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो कितना शानदार है। कह रहा है मजा आ रहा है। आई होप आप लोग एकदम बोरिंग फील कर रहे होगे। क्यों बोरिंग फील कर रहे होगे, रीजन क्या है बोरिंग फील करने का, रीजन आप यह है ना बच्चों कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, थोड़ा सा ऊब जाते हो। क्योंकि हेनरी नियम बहुत मजे में पढ़े हो भाई, जितना दाब बढ़ाओगे उतना गैस की घुलनशीलता होगी। हेनरी का नियम खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गया। भाई मजा कब आएगा, जब आप क्या करोगे, सवाल सॉल्व करोगे। थोड़ा सा क्या करोगे, बार बार तुम लोग क्या करते हो, जैसे ही सवाल सामने आता भगने लगते हो। ठीक है, क्यों भगने लगते हो, तुम लगाने की कोशिश नहीं करते हो। जब बच्चों कोशिश करोगे तो 100% में 100% वो लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक बार में कोशिश करें तो लग ही जाए, लेकिन कोशिश तो करें हम। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को तुम 1 से 2 बार 3 बार पढ़ो। जब तक 1 से 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे ना, तब तक सॉल्यूशन को किसी भी सवाल को लगा नहीं पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, फिर देखो उसमें हमें किस प्रकार के फार्मूले उसमें उपयोग कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार का फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। फार्मूले को लिखो, देखो कौन सा वैल्यू दिया गया है, ठीक है, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, तब जाके सॉल्व होगा। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में N2 के कितने मिलीमोल की बात कर रहे हैं आप, मोल की नहीं, मिलीमोल की। और आपको पता होना चाहिए 1 मोल में 1000 क्या होता है, मिलीमोल होता है। जैसे आप जानते हो ना बच्चों, क्या जानते हो बताओ, तो बताओ क्या जानते हो, कमेंट में कमेंट कर देना भाई। ठीक है, देखो तुम जानते हो कि अगर हम पूछे बच्चों तुम बताओ 1 kg में कितने ग्राम होंगे, तो एकदम बेहिचक तुम कहोगे कि 1 kg में 1000 क्या होता है, ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे मैं कहूं कि 1 मोल में कितने मिलीमोल होते हैं, तो 1 मोल में बच्चों
1000 क्या होता है आपका मिलीमोल होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। किसका मोल निकालना है, N2 का मोल निकालना है। N2 का, N2 के कितने मिलीमोल विलय होंगे, N2 के कितने मिलीमोल विलय होंगे, यही चीज फाइंड करना है आपको। प्रश्न तो ऐसे स्पष्ट दिख गया है, इसमें आपको N2 का क्या निकालना है, N2 का आपको मिलीमोल निकालना है। N2 का क्या निकालना है, आपको मिलीमोल निकालना है। मतलब सीधा तौर पे देखा जाए तो N2 का आपको मोल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है यहाँ पे, 1 लीटर जल में जल का आयतन दे दिया गया है, 1 लीटर दे दिया गया। जल का आयतन कितना दिया गया लिख लीजिए। तो यहाँ पे जल, और जल का सूत्र क्या होता है आपका H2O, और H2O का जो आयतन दिया गया है ना बच्चों, H2O का जो आयतन दिया गया है, H2O का आयतन वह कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। H2O का आयतन कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। अच्छा, इसमें हमें H2O के अगर 1 लीटर आयतन दिया गया है, H2O का 1 लीटर आयतन दिया गया है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकाल सकते हो। ठीक है, 1 लीटर आयतन दिया गया तो 1 लीटर को तुम क्या लिख सकते हो, 1 लीटर बोल सकते हो, चाहे इसको बोल सकते हो 1 और सेमी पर क्यूब भी बोल सकते हो, 1 लीटर या 1 सेमी पर क्यूब बोल सकते हो। अब तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों कि जो जल का घनत्व होता है, जल का, ध्यान सुनिएगा, जल का घनत्व कितना होता है, जल का जो घनत्व होता है वह कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। अच्छा, जल का आयतन 1 लीटर दे दिया गया है और जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, तो तुम क्या यहाँ से जल का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, चाहे ऐसे देखो, सुनो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए बच्चों, सबको पता है कि घनत्व बराबर होता है, ध्यान सुनिएगा, क्या होता है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। तुम यहाँ से क्या निकाल लो जरा, हमें द्रव्यमान निकालना है। क्यों द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि हमें जल का मोल निकालना है। जब जल का मोल निकालोगे तो भार बटा अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो जल का अणुभार तो सबको पता है 18 होता है। H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। लेकिन भार चाहिए ना, तो ये भार यहाँ से निकालते हैं, इसीलिए निकालना है। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लो बच्चों, द्रव्यमान निकाल लो, द्रव्यमान निकाल लो यहाँ से। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो इधर देखोगे बच्चों ना, देखोगे यहाँ पे आयतन को इधर भेज दो, घनत्व में गुणा हो जाएगा, तो द्रव्यमान निकल जाएगा यहाँ पर। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे क्या हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा। घनत्व गुणे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। घनत्व गुणे क्या हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा। तो आइए साइड में निकाल लेते हैं H2O का द्रव्यमान इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, H2O मीन्स जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना दिया गया है, 1 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, 1 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, कितना दिया गया बच्चों, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब दिया गया है। 1 ग्राम कितना दिया गया, पर सेमी क्यूब दिया गया है। ठीक है, और 1 ग्राम पर सेमी क्यूब दिया गया है। और एक चीज यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। ठीक है, आयतन 1 लीटर पर सेमी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1000, और मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और इसको अगर सेमी क्यूब में आप चेंज कर रहे हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 क्या हो जाएगा आपका, सेमी क्यूब हो जाएगा। कितना सेमी क्यूब हो जाएगा, 1000 सेमी क्यूब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब हो गया और आयतन कितना दिया गया, 1000 कितना हो जाएगा, सेमी क्यूब हो जाएगा। सेमी क्यूब से सेमी क्यूब हो गया, कंसीव 1000 गुणे 1 गुणा कर लीजिए, तो अर्थात यहाँ से जो H2O का द्रव्यमान निकल के आ रहा है, H2O का जो द्रव्यमान निकल के आ रहा है वह कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 1000 ग्राम निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 1000 ग्राम निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर 1 लीटर जल रहेगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। याद कर लियो बच्चों यहाँ से। अच्छा, आइए देखते हैं थोड़ा सा और प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है N2 का आंशिक दाब दिया गया है, N2 का आंशिक दाब दिया गया है और N2 के लिए KH का मान दिया गया है। तो N2 का आंशिक दाब यहाँ से देखिएगा तो बच्चों क्वेश्चन में और क्या गिवन है, N2 का आंशिक दाब दिया गया है। N2 का जो क्या है आंशिक दाब है, मतलब N2 का जो क्या है आंशिक दाब है, और आंशिक दाब को बच्चों हम P से डिनोट कर लेते हैं। N2 का जो क्या है आंशिक दाब है, आंशिक दाब है।
ठीक है। आंशिक दाब N2 का कितना दिया गया है, N2 का जो आंशिक दाब दिया गया है वह दिया गया है 0.987 बार दिया गया। कितना दिया गया है, 0.987 किस में दिया गया है, बार में दिया गया है। एंड KH का मान दिया गया है, हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। हेनरी स्थिरांक का मान कितना है, हेनरी स्थिरांक का मान कितना दिया गया है, KH का मान 746.48 किलो बार दिया गया। कितना दिया गया है, एक बार और देख लेते हैं, भूल गया हमें, और 76.48 किलो बार, 76.48 क्या दिया गया बच्चों, किलो बार दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, किलो बार दे दिया गया, याद रखिएगा। तो आपको क्या चीज करना है, इसमें आपको निकालना है N2 का मिलीमोल निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या कर लो ना, यहाँ पे फार्मूला लगा लो, कौन सा फार्मूला लगा लो, और तुम्हें पता है कि P बराबर कितना होता है, KH इंटू क्या होता है, X गैस होता है। और यहाँ पे किस गैस की बात कर रहा है, N2 गैस की बात कर रहा है। किस गैस की बात कर रहा है, N2 गैस की बात कर रहा है। तो हमें क्या कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो बेसिक हेनरी का नियम है वह लगा लेते हैं। तो हेनरी नियम के अनुसार P का मान कितना दिया गया, देखो तो P का मान दिया गया 0.987 किस में दिया गया है, बार में दिया गया है। एंड KH का मान कितना दिया गया है, 76 KH का मान कितना दिया गया बच्चों, और 76.48 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से तुम क्या निकालो, X N2 का मान निकाल लो। तो X देखो हर चीज क्या है, एक क्वांटिटी मल्टीपल में, इधर भेज दो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0.987 और हर चीज क्या है, इधर गुणा में है, इधर भेज दोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, X N2 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, जरा नोट करो तो, नोट करो तो जरा, आते हैं। नोट कर रहे हो, फटाफट नोट करो इसको। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर एक बार कमेंट में रिप्लाई कर लेना, हम लोग कमेंट जब पढ़ेंगे तो उसका हम रिप्लाई तुम्हें हम लोग दे देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, देखते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखो क्या दिया गया, थोड़ा सा पानी पीने चले गए थे बच्चों। ठीक है, कितना दिया गया, 0.987/76 कितना 0.48 इक्वल कितना दिया गया, X N2 दिया गया। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम इसमें, जब भाग करेंगे ना, तुम भाग करके देख लेना, जब हम इसमें क्या करते हैं, लगभग भाग करते हैं तो जो यहाँ पे N2 का जो मोल अंश निकल के आता है वह निकल के आता है 0.0129 निकल के आता है। तुम क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, उसका जो मान निकल के आता है ना, कितना निकल के आता है, और 0.0129 निकल के आता है। एक चीज यहाँ पे तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो X निकल गया तुम्हारा यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है N2 का मिलीमोल निकालना है। क्या निकालना है, हमें N2 का मिलीमोल निकालना है। तो हमें N2 का मिलीमोल निकालने के लिए देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, हमें N2 का मिलीमोल निकालना है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें पता है कि X N2 बराबर होगा, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल क्या हो जाता है, ऊपर होता है। जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाता है। अब बटा क्या हो जाता है, टोटल मोल हो जाता है। बटा क्या हो जाता है, टोटल मोल हो जाता है। और टोटल मोल मतलब कि N2 को किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल का मोल हो जाएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या मोल अंश कैसे निकालते हैं, जिस भी घटक का मोल अंश निकालना होता है उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यहां पर N2 को जल में घोला जा रहा है तो ऊपर हो जाएगा, इसका हम बोले कि N2 का मोल अंश निकालो। तो N2 का मोल अंश का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर N2 का मोल ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा। N2 का मोल प्लस जल का मोल हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो देखो एक चीज यहाँ पे देखना, तो क्या कर लो, यहाँ पे जो N2 का मोल होगा बहुत ही कम होगा। अच्छा देख लो N2 का मोल कितना होगा बिलियन में, N2 का जल में मोल बहुत ही कम होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से एक चीज देखना है, यहाँ पे जो NH2O निकल के आएगा वेरी लेस होगा। किससे लेस होगा, NH2O से होगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, NH2O को नीचे वाले जो हर में NH2O है ना, सॉरी NN2, H2O नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 होगा। क्या होगा बच्चों, N2 होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, N2 हो जाएगा। तो N2 को हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो फार्मूला कैसे बन जाएगा आपका, X N2 और अपान कितना हो जाएगा, NN2 अपान कितना हो जाएगा, NH2O हो जाएगा।
और यहाँ से तुम्हें यक्स N2 का मान तुम फाइंड किए हो, अभी देखो जस्ट पीछे फाइंड किए हो, क्या फाइंड किए हो, यक्स N2 का जो मान निकल के आया है 0.012 निकल के आया है। यक्स N2 का मान कितना है 0.0129 निकल के आया है। इक्वल कर लो, ये तुम्हें N मतलब N2 का तुम्हें मिली मोल निकालना है, तो यहाँ पे तुम मोल निकाल रहे हो, अंतिम में तुम कन्वर्ट कर लेना। और यहाँ पे तुम्हें चाहिए जल का मोल चाहिए, कितना चाहिए जल का मोल चाहिए, तो यहाँ से तुम निकाल लो जल का मोल। NH2O का सूत्र क्या हो जाएगा, भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। सबको पता है कि मोल निकालने का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, अणुभार कितना हो जाएगा, H2O का अणुभार 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। और इसका भार कितना निकाले हो, भार अभी जस्ट तुम निकाले हो, देख सकते हो कहीं यहाँ पे कैलकुलेट किए होगे, भार कितना निकाले हो, 1000 ग्राम निकाले हो, भार कितना निकाले हो 1000 ग्राम निकाले हो। यहाँ से तुम क्या कर दो 1000 ग्राम भाग कर लो, लगभग कितना निकल के आएगा 55.5 मोल निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 55.5 मोल। तो यहाँ पे क्या कर लो 55.5 मोल कर लो। अब क्या कर लो, तुम्हें क्या निकालना है N2 निकालना है, तुम्हें यहाँ से कर लो N2 बराबर कितना आ जाएगा, इस वाले क्वांटिटी को इधर मल्टीपल कर दो, 0.0129 इंटू कितना आ जाएगा 55 कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ से N2 का मान तुम क्या कर लो गुणा कर लो, N2 का मान क्या कर लो गुणा कर लो। और जब क्या करोगे N2 के उसमें तुम क्या करोगे मल्टीपल करोगे, तो लगभग इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो होता है 0.7159 निकल के आता है। कितना मोल निकल के आता है 0.7159 क्या निकल के आता है, मोल निकल के आता है। क्या निकल के आता है बच्चों, मोल निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मोल निकल के आता है। और तुम्हें आंसर किस में चाहिए, मिली मोल में चाहिए। आंसर किस में चाहिए, मिली मोल में चाहिए। तो जब तुम्हें आंसर मिली मोल में चाहिए तो तुम्हें पहले ही मैं लिखाया हूं कि एक मोल में, ध्यान सुनो, ए मोल आया है, तुम्हें पता है कि एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं, एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं। तो तुम कहीं यहाँ पे लिखे हो, कहाँ लिखे हो भाई, प्रश्न में लिखो, यहाँ पे लिखो, देखो लिखे हो पहले ही कि कहाँ लिखे हैं भाई, यहाँ पे देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो तुम लोग पहले ही लिखा गया है कि एक मोल में कितने मिली मोल होता है, एक मोल में 1000 मिली मोल होता है। एक मोल में कितने मिली मोल होता है, 1000 मिली मोल होता है। तो यहाँ पे आंसर किस में आया, मोल में आया है। तो इसमें तुम क्या कर दो, अगर तुम 1000 से मल्टीपल कर दोगे ना, इसमें क्या कर दो 1000 से मल्टीपल कर दो, तो 0.7159 इंटू तुम क्या कर दो 1000 से मल्टीपल कर दो, 1000 से मतलब 10 से पावर 3 से गुणा कर दो। ये आंसर तुम्हारा किस में हो जाएगा भाई, मिली मोल में हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, हमको पता है कि आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप बोर फील कर रहे हो। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है ना, केवल कॉन्सेप्ट। भाई हेनरी का नियम कुछ है ना, दाब बढ़ाओ गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी, खत्म है। लेकिन देखो ना, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो कैसे कैसे सवाल दिख रहे हैं, तुम्हें अजीब लग रहा होगा। क्यों अजीब लग रहा है, तुम करना नहीं चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न देखो कितना शानदार है, देखो रीड करता है इसको। दिया गया है 298 केल्विन पर CO2। अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए समझो होमवर्क है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें CO2 गैस की मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है, CO2 की मात्रा निकालनी है। CO2 का तुम्हें निकालना है द्रव्यमान। CO2 का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है कि CO2 का उसमें कितना मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो यहाँ पे CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान क्वेश्चन में दे दिया गया है। यहाँ पे देखो भाई प्रश्न में क्या दे दिया गया, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, लगाना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। KH का मान, हेनरी स्थिरांक का मान क्या दिया गया, हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है 1.67 इंटू 10 पे पावर 8 पास्कल दिया गया। क्या दिया गया, पास्कल दिया गया। बस यहीं पे तुम्हें क्या करना है, यूनिट तुम्हें सही रखना है। अच्छा, जल का आयतन कितना दिया गया, जल का 500। देखो अगर 1 लीटर आयतन था तो जल का कितना ग्राम निकल के आया था, 1000 ग्राम निकल के आया था। यहाँ पे 500 ml आयतन है तो जल का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा भाई, जल का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पे जल का जो द्रव्यमान निकल के आएगा वह 500 ग्राम निकल के आएगा। और निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जल का आयतन दिया गया है, फाइंड कर लेते हैं। देखो जल पूरा मैं ही हल कर लेता हूँ। जल का आयतन, जल का क्या दिया गया, आयतन कितना दिया गया भाई, 500 ml दिया गया। क्या दिया गया, 500 ml दिया गया। और जल का घनत्व कितना होता है, जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति क्या होता है आपका ml होता है। ये देखो वहाँ पे लीटर था तो वहाँ पे हम सेमी क्यूब में चेंज कर दिए थे आयतन को, और यहाँ पे हम इसमें ml में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। अच्छा, अभी तुम निकाल लो यहाँ पे जल का द्रव्यमान निकालो। H2O का क्या निकालो भाई, द्रव्यमान निकालो। H2O का क्या निकालो, द्रव्यमान निकालो। तो यहाँ पे H2O का द्रव्यमान कितना होगा, H2O का
तुम द्रव्यमान निकालो यहाँ पे। H2O का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व गुणे क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा। आयतन घनत्व कितना दिया गया 1 ग्राम कितना दिया गया प्रति ml दिया गया है। आयतन कितना है भाई 500 ml है, कितना है 500 ml है। ml से कैंसिल हो गया, 500 से 1 में गुणा कर दो तो यहाँ पे जल का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो H2O का बच्चों द्रव्यमान निकल के आएगा ना, यहाँ पे जो H2O का द्रव्यमान निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 500 ग्राम। मैं पहले ही बोला हूँ आपसे, क्या बोला हूँ भाई, और 500 ml जल है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 500 ग्राम होगा। 1 लीटर जल है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 1000 ग्राम होगा, 1 kg होगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखो तो यहाँ पे दिया गया सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद कर दिया गया। यहाँ पे प्रेशर का KH का मान हो गया, H2O का आपने द्रव्यमान निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे H2O के मोल की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे H2O का मोल निकाल लीजिएगा। तो H2O का तुम क्या निकाल लो मोल, H2O का तुम मोल निकाल लो, H2O का मोल। चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो NH2O लिख सकते हो, N ऑफ H2O, N मतलब मोल, H2O का मोल निकाल रहे हो तो H2O का मोल कितना आ जाएगा भार बटा अणुभार। भार कितना दिया गया 500 ग्राम और अणुभार कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा। भाग कर लोगे तो लगभग उसका आधा आएगा, उसका 55 कितना आया था 5 आया था ना, तो इसका लगभग 27.7 आएगा। लगभग इसका कितना आएगा लगभग 27.7 क्या निकल के आएगा मोल निकल के आएगा। याद रखे रहना, भाग कर लेना, देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कैसे जान के आऊं मोल निकालना है, अभी हम सवाल करेंगे तो आगे खुद इसका जरूरत आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दाब कितना दिया गया यहाँ पे, जो प्रेशर का मान दिया गया 2.5 ATM दिया गया है। साइड कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर का मान कितना दिया है बच्चों, प्रेशर का मान जरा देखो तो यहाँ पे जो प्रेशर जो दाब का मान है ना, देखो क्वेश्चन में एक गिवन डेट है, जो दाब का मान दिया गया, प्रेशर का जो मान दिया गया आंशिक दाब वो कितना एटीएम है 2.5 कितना है एटीएम है 2.5 क्या है एटीएम है 2.5 क्या आपका एटीएम है। और एटीएम को तुम क्या कर लो पास्कल में बदल लो, किससे बदल लो पास्कल में। तो एक एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है, तो एक एटीएम बराबर जो पास्कल होता है तुम्हारा इसमें 1.0013 से क्या कर दो 1 मिनट इसका यूनिट मैं देख लूँ बच्चों, शायद 10 पे पावर कितना होता है 5 होता है, 10 पे पावर कितना होता है 5 बेट बच्चों मैं इसका यूनिट थोड़ा कंफर्म कर लूँ, हमें थोड़ा भूल रहा है। ठीक है, जस्ट सेकेंड वेट कर लीजिए, मैं इसका यूनिट बता दे रहा हूँ बच्चों। पास्कल वैल्यू हमें थोड़ा भूल रहा है, ठीक है बच्चों मैं सही लिख रहा था। कितना 1.013 10 पे पावर 5 होता है, कितना था 1.013 इंटू कितना होता है 10 पे पावर 5 पास्कल होता है। ध्यान से देखो बच्चों, एक एटीएम में ना एक एटीएम बराबर होता है आपका, एक एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू कितना होता है 10 पे पावर 5 पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर क्या होता है, एक एटीएम बराबर होता है आपका 1.013 इंटू 10 पे पावर 3 कितना होता है आपका पास्कल होता है। क्या होता है आपका पास्कल होता है बच्चों, क्या होता है पास्कल होता है। तो यहाँ पे देखो हम क्यों पास्कल में इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यह यूनिट हेनरी स्थिरांक का मान पास्कल में दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं चेंज कर ले रहे हैं पास्कल में कर ले रहे हैं। ठीक है, डन होता है मल्टीपल कर लेना। अब आगे देखो क्या क्या कहा जा रहा है, CO2 की मात्रा की गणना की जा रही है। आओ देखो कितना आसान है, तो यहाँ पे लगा दो हेनरी नियम के अनुसार। हेनरी का नियम क्या कहता है, P बराबर होता है तुम्हारा KH इंटू क्या होता है यक्स, गैस की बात कर रहा है, किस गैस की बात कर रहा है यहाँ पे CO2 गैस की बात कर रहा है। और P का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे देखो, P का मान निकाले हो तुम 2.5 एटीएम और 2.5 गुणे इसको पास्कल में बदल लिए हम लोग, तो कितना हो गया P का मान निकल के आया 2.5 इंटू 1.013 और इंटू 10 पे पावर 3 क्या हो गया आपका पास्कल हो गया, सॉरी 5 पास्कल हो गया। कितना हो गया 10 पे पावर 5 पास्कल हो गया है। एंड KH का मान तुम्हें पता है, KH का मान देखो कितना दिया गया है, KH का मान दिया गया 1.67 गुणे 10 पे पावर 8 पास्कल दिया गया। 1.167 कितना दिया गया 1.67 गुणे 10 पे पावर 8 1.67 गुणे कितना दिया गया 10 पे पावर 8 दिया गया। यह तुम्हारा क्या हो गया यक्स CO2 हो गया। यहाँ पे यक्स CO2 का मान निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स CO2 बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, इसमें देखो एक क्वांटिटी मल्टीपल में इधर भेज दो डिवीजन आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अपान
अब पानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.67 इंटू कितना हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा। अच्छा इसको डिवीजन कर लेना मेरे भाई, क्या कर लेना तुम लोग, डिवीजन कर लेना, इसका मान निकाल लेना। डिवीजन करके क्या करना, इसका मान निकाल लेना। डिवीजन करके क्या कर लेना, इसका मान निकाल लेना। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो उसके बाद से क्या करोगे तुम लोग, तुम्हें यक्ष CO2 की मात्रा चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, यक्ष CO2 की मात्रा चाहिए। तो तुम्हें पता है तुम जिसका मोल अंश निकालोगे, कॉन्सेप्ट देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट, तुम्हें जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर हो जाएगा। जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर बटा क्या हो जाता है, टोटल मोल हो जाता है। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, NCO2 प्लस किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, जल का मोल हो जाएगा। गुड, ओके। और देखो हमें सिर्फ चाहिए भार, मात्रा चाहिए W का, यक्ष, ठीक है। आओ इसको देखते हैं इधर, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखो इधर, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा इसको अभी काट देता है, छोटा हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो, तो एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, NCO2 को नेगलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो NCO2 क्या होगा, वेरी लेस होगा। क्या होगा, जो NCO2 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, जो NCO2 होगा ये मोर लेस देन होगा किसके, NH2O के। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसको छोड़ दे रहे हैं, NCO2 को हम छोड़ दे रहे हैं। तो NCO2 को छोड़ दोगे तो फार्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, यक्ष CO2 बराबर क्या बचेगा, ऊपर NCO2 बचेगा, क्या बचेगा, NCO2 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, NH2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NH2O आ जाएगा। और आगे थोड़ा सा तुम बढ़ा लो तो देखोगे तुम, तो यक्ष CO2 का मान निकाले हो, देखो यक्ष CO2 का मान निकल गया है। तो तुम्हें सॉल्व करके यहाँ पे क्या करना है, यक्ष CO2 का मान रख लेना है, और इंटू NH2O इधर भेज दो, मल्टीपल हो जाएगा। और NH2O का मान तुम निकाले हो लगभग 27 दशमलव कितना है, 7 आया है। एंड NCO2 मोल है तो भार बट्टा कितना होता है, अणुभार होता है। भार कितना हो गया, WCO2 हो गया, एंड अणुभार कितना हो जाएगा, MCO2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लो, तो यक्ष क्या हो गया तुम्हारा CO2 और इंटू कितना हो गया 27 इंटू कितना, सॉरी 27.7 इक्वल, और ये कितना हो गया तुम्हारा भार WCO2। यही तुम्हें मात्रा ही निकालना है, W का मात्रा ही निकालना जो निकल रहा है। और MCO2 यम अणुभार है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है, CO2 कार्बन का होता है 12, और O2 का कितना हो जाएगा 32, और 12 32 कितना हो जाएगा, लगभग 12 32 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। सॉरी क्या लिखे हैं, 40 लिखे हैं, 44 कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ से तुम क्या करो, और तुम WCO2 निकाल लो। देखो अब हाई क्वांटिटी इधर मल्टीपल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, WCO2 बचेगा। तो WCO2 बराबर कितना हो जाएगा, और यक्ष CO2 इंटू 27.7 इंटू कितना हो जाएगा 44, यह निकल के आ जाएगा आपका ग्राम में। किस में निकल के आएगा भाई, ग्राम में। और देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है, यक्ष CO2 का तुम यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, ये मान रख दोगे, मल्टीपल कर दोगे, ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके डन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा इस प्रश्न में। आओ आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न मजेदार है शायद, आज का क्या है, इसके बाद से एक सवाल और बचा हुआ होगा, करते हैं, खत्म करते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रश्न को देखो, एकदम बने रहना ना, मजा आएगा सवाल को लगाने में। ठीक है, वो देखो कह रहा है यदि H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में STP पर विलेयता कितना दिएगा 0.195 यम है, तो क्या कीजिए, केंद्रीय स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे मोलारता दिया गया है, यम कैपिटल यम मोलारता, किसकी मोलारता, H2S गैस की जल में STP पर विलेयता कितना है 0.195 यम, कैपिटल यम, स्मॉल यम बताया गया था मोलैलिटी, कैपिटल यम बताया गया था मोलारता। ठीक है, तो यहाँ पे मोलारता दिया गया किसका, H2S गैस की जल में STP पर विलेयता मतलब मोलारता दिया गया है। H2S गैस की क्या दिया गया, मोलारता दिया गया है। मोलारता दिया गया है, किसका दिया गया है, H2S गैस के, किसका, अच्छा पूरा लिख लेते हैं। H2S गैस की मोलारता दिया गया है। H2S गैस की जो मोलारता कितना दिया गया, H2S गैस की जो मोलारता है बच्चों ना, H2S गैस की क्या दिया गया है, जो मोलारता दिया गया है, मोलारता दिया गया इन क्वेश्चन में कितना है 0.195 कितना है यम है। ओके, अच्छा STP पर बात कर रहा है, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब की बात कर रहा है STP पर। और STP पर दाब कितना होता है बच्चों, STP पर प्रेशर कितना होता है, तो
एसटीपी पर जो आपका क्या होता है प्रेशर होता है, एसटीपी पर जो क्या होता है दाब होता है वह कितना होता है 1 एटीएम होता है। क्या होता है 1 एटीएम होता है, चाहे 1 बार होता है लिख सकते हैं 1 एटीएम या 1 बार लिख सकते हैं। ओके गुड। क्या कह रहा है हेनरी स्थिरांक केएच की मान निकालिए। हेनरी स्थिरांक क्या निकालिए केएच का आपको क्या करना है गणना करना है। हेनरी स्थिरांक केएच का गणना करना है। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक केएच का गणना करने के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, यू नो डैट क्या P बराबर कितना होता है KH और इंटू क्या होता है EX गैस होता है, और यहाँ पे गैस कौन सा दिया गया है H2S दिया गया है। KH का मान निकालने के लिए यहाँ से तुम क्या करोगे, KH का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा KH, और ये देखो X गैस का तुम क्या कर दो प्रेशर में तुम भाग कर दो, X क्या हो जाएगा आपका H2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा। ओके डन। थोड़ा सा इसको सफेद से छोटा लिख, H2S हो गया आपका। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल तो मजा ही आ रहा है करने में, पता नहीं आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। देखो KH बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, KH बराबर P का मान कितना दे दिया गया, P का मान 1 दे दिया गया। P का मान कितना दे दिया गया 1 दे दिया गया। अब आपको चाहिए XH2S चाहिए। क्या चाहिए XH2S चाहिए, मतलब कि मोल अंश चाहिए किसका हाइड्रोजन सल्फाइड का। मोल अंश किसका चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड का चाहिए। आइए तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हम क्या करते हैं मोल अंश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल अंश निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल अंश कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल अंश कैसे निकालेंगे। तो एक चीज देखिएगा भाई, यहाँ पर किसमें जल की बात कर रहा है, जल की विलेयता की बात कर रहा है, जल। और आपको पता है 1 लीटर जल में जो क्या निकल के आएगा, और 1 लीटर ध्यान से क्या, और मोलरता का मतलब होता है प्रति लीटर बिलियन में, मतलब हर 1 लीटर बिलियन में विलेय का कितना मोल है। तो सबसे पहले आपको H2S XH2S सॉरी देखो इधर एक और साल ही बढ़िया से कर लेते हैं। देखो तुम्हें चाहिए XH2S चाहिए। XH2S का मतलब तुम्हें जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर होना चाहिए और बटा क्या होना चाहिए टोटल मोल होना चाहिए। टोटल मोल किसमें घोला जा रहा है जल में, तो किसका मोल हो जाएगा जल का मोल हो जाएगा। और देखो इसमें हम डायरेक्ट इस बार जल का मोल रखने जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मोलरता दिया गया है। पाइए तुम क्या निकालो NH2S मान निकालो, NH2S निकाल लो, और NH2O का मान यहाँ पे भी 55.5 होगा, याद रखे रहना। NH2S का मान निकालो, तो यहाँ से देख सकते हो बच्चों NH2S बराबर हो जाएगा भार बट्टा अड़ुभार। क्या हो जाएगा भार बट्टा अड़ुभार, भार बट्टा क्या हो जाएगा अड़ुभार। अब भार बट्टा अड़ुभार ना लगा के डायरेक्ट मोलरता का हम इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, मोलरता का फार्मूला निकाल लेते हैं। अभी NH2S का क्या निकल के आ जाएगा मोल निकल के आ जाएगा। इतना ज़्यादा हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ये देखो मोलरता H2S गैस की मोलरता, H2S गैस की मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है भाई, मोलरता बराबर क्या होता है सबको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है मोलरता बराबर, आपको पता है बच्चों, मोलरता बराबर होता है मोल बटा आयतन। क्या होता है मोल बटा आयतन होता है। मोल बटा क्या होता है आयतन होता है। मोल बटा कितना होता है आयतन होता है। मोल कितना दिया गया है यहाँ पे, मोलरता का जो मान दिया गया है 0.195 दिया गया है। मोलरता का मान कितना दिया गया है 0.195 दिया गया है। यहाँ पे मोल देखिएगा हमें मोल निकालना है। अब मोल किसका निकालना है, यहाँ पे मोल को n से दिखा रहे हैं और किसका H2S का। और आयतन देखो मोलरता का मतलब प्रति लीटर आयतन, तो यहाँ पे आयतन कितना होगा 1 लीटर मान लेते हैं। आयतन कितना मान लेते हैं 1 लीटर मान लेते हैं। अब इसको एकदम भेज दो, मल्टीपल कर दो, तो यहाँ से कितना निकल के आया भाई NH2S का जो मान निकल के आ रहा है NH2S का 1 का इसमें गुणा कर दो, वही मिलेगा 0.195। क्या मिलेगा तुम्हारा मोल मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा मोल नहीं मिलेगा। ओके डन हुआ यहाँ पे। तो देखो तुम NH2S का मोल निकाल लिए हो, NH2S का तुम मोल निकाल लिए हो, तुम्हें NH2O का मोल इसमें निकालना है। तो NH2O का मतलब 1 लीटर जल है ना, तो 1 लीटर जल का कितना मोल होगा, 1 लीटर जल में कितने मोल होंगे, तो 1 लीटर जल में तुम्हारे कितने मोल होंगे, तो 55.5 तुम 2 क्वेश्चन में निकाले उधर। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं ए वैल्यू इसमें रख लेते हैं XH2S का। तो यहाँ पे तुम्हारा XH2S का जो मान निकल के आएगा, या तो हम देखो साइड में कर सकते हैं बच्चों, आओ देखो यहाँ पे कहाँ कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है देखोगे तो XH2S का मान कितना निकल के आया, XH2S बराबर हो जाएगा, ऊपर देखो NH2S लिखे हो और नीचे लिखे हो NH2S और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा NH2O हो जाएगा। NH2S का मान कितना है 0 पॉइंट अभी निकाले हो, देखो देखो कितना निकाले हो इधर, देखो 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 कितना निकाले हो भाई, निकाले हो 0.195 मोल, 0.195 मोल, 0.195 मोल निकाले हो। और अपन NH2S का मान कितना हो जाएगा 0.195 हो जाएगा, प्लस NH2O का मान यहाँ पे कितना होगा 55.5। यहाँ पे इस बार निकाले नहीं है बच्चों, यहाँ पे इस बार निकाले नहीं है,
मैं क्या किया हूँ यहाँ पे इस बार डायरेक्ट NH2O का मान रख लिया हूँ। कैसे? तो ये पता है कि यहाँ पे आयतन कितना माना है, 1 लीटर माना है, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, और 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे, भार बटा अणु भार, 1000/18 कितना आ जाएगा, 55.5। तो यहाँ से तुम क्या कर लो, पूरे को सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम चाहो तो ए वैल्यू बहुत ही छोटा है, देखो 1 से भी छोटा है, 0.195 m, 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। तुम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो या सॉल्व भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका होमवर्क है भाई। फिर से इस सवाल में भी आपका एक होमवर्क निकल के आता है, ठीक है। तो आपका H2S का मान निकल के आया। अब ए जो वैल्यू है ना, ला के इसमें रख दीजिए, कितना मान निकल के आया, आपका मान निकल के आया 0.195, 0 कितना निकल के आया, 195, 0.195 बटा कितना आ जाएगा, 0.195, 0.195, 0.195 धन कितना आ जाएगा, 55.5। बच्चों भाग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा, मल्टीपल कर से भाग कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, KH का मान निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? ये तो कैलकुलेशन आप 12th में पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन कर लेना बैठ के कॉपी पे, जुट्ठे हम लोग टाइम टेकन करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल, देखो इसको समझा के छोड़ दे रहे हैं, बहुत ही आसान है, ये भी है, थक भी गया है। 10 लो, 6.56 गुणे 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है, तो बिलियन में, ध्यान से बिलियन में, यहाँ पे बिलियन रहेगा बच्चों, यहाँ पे बिलियन रहेगा, बना लेना, यहाँ पे बिलियन होगा, तो बिलियन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा, गैस का क्या कह रहा है, आंशिक दाब क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज तो देखो, यहाँ पे लगाना है तुम्हें, फार्मूला अप्लाई करना है। मुख्य अवधारणा क्या होगा, यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा होगा मीन्स यहाँ पे बच्चों जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, P बराबर KH इंटू क्या होता है, यक्स गैस होता है, क्या होता है, यक्स गैस होता है। और यहाँ पे किस गैस की बात कर रहा है, एथेन गैस की बात कर रहा है, किस गैस की बात कर रहा है, एथेन पे। और यहाँ पे बार यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं भाई, देखो, और एक केस आपका फर्स्ट हो गया, चलो 2 केस बना लेते हैं, एक केस आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में देखो दाब कितना दिया गया, 1 बार दिया गया, दाब का मान कितना दे दिया गया, 1 दे दिया गया। और यहाँ पे KH हमें नहीं पता है, यक्स गैस का मान देखो, एथेन इसका मान कितना दिया गया है, और 6 देखो मल्टीपल कर देखो 6.56 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से तुम KH का मान निकालो, तो KH बराबर कितना आ जाएगा, KH को अपने जगह पे रहने दो, KH को अपने जगह पे रहने दो, हर चीज मल्टीपल में इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 1/6.56 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा KH का मान कितना निकल के आया, और लगभग 1 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा, +3 होगा, और नीचे बचेगा कितना, आपका बचेगा, ध्यान देखिए बच्चों, क्या बचेगा, 6.56 बचेगा। तुम डिवीजन कर लेना, KH का मान निकल जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है तुम्हें, केस का मान निकल गया, केस सेकेंड देखो, तो केस सेकेंड की क्या बात कर रहा है, यहाँ पे केस सेकेंड क्या होगा आपका, केस सेकेंड देखिएगा, केस सेकेंड में कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है आंशिक दाब पूछा जा रहा है, आंशिक दाब पूछा जा रहा है, और यक्स गैस का मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखो फिर हेनरी का नियम अप्लाई कर लो, P बराबर कितना होगा, KH, ए दूसरे के लिए, दूसरे केस में KH इंटू कितना आ जाएगा, यक्स गैस हो जाएगा, ठीक है। और इस बार तुम्हें P का ही मान निकालना है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, देखो KH का मान निकाले हो, KH का मान कितना निकाले हो, और 1 इंटू 10⁻³ है, अपान कितना है, 6.56 है, 6.56 है। एंड यक्स गैस का मान इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 5.00 कितना दिया गया बच्चों, देखो कितना दिया गया, 5.00 10 से पावर कितना दिया, -2 दिया, कितना दिया, 10 से पावर -2 दे दिया गया। अब तुम सॉल्व कर लेना, ये देखो एक घात कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, -2 से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर आपका बच जाएगा, और 10 एक कितना हो गया आपका, 5.00 हो गया, नीचे कितना हो गया आपका, 6.56 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा P का मान कितना निकल के आएगा, ये 10 पचे कितना हो गया, 50 हो गया, नीचे कितना आ गया, 6.56 हो गया। अब भाग कर लेना, इतना क्या हो जाएगा, बार में दिया गया आंसर, ठीक है, हाँ, तो इसका इतना बार क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इतना बार क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा,
ठीक है, फिर से समझिएगा। दिया गया 6.56 गुणे 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि बिलियन में 5.00 गुणे 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो यहाँ पे दो शर्त बना लो। पहला देखो यहाँ पे और दाब का मान दिया गया है P, देखो हेनरी का नियम लगेगा। मुख्य अवधारणा क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, हेनरी का ला है P बराबर KH इंटू एक्स गैस होता है। P का मान देखो कितना दिया गया, 1 बार दिया गया, P का मान 1 बार लिख दिया गया। KH का मान हमें नहीं पता है, KH का वैसे रख दिया गया। यहाँ पे गैस का मान दिया गया है, एक्स गैस का मान हमने रख दिया, कैलकुलेशन किया, KH का मान निकल के इतना आ गया। अब केस सेकेंड में देखो, दूसरे केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंशिक दाब क्या होगा, P का मान पूछा जा रहा है, KH का मान तुम निकाले ही हो और गैस का मान दिया ही गया है। इतने गैस पे इसका आंशिक दाब कितना होगा, तो बस रख दियो, कैलकुलेशन कर दियो, आंसर हो गया। ठीक है, तो डेट्स ऑल बच्चों। ठीक है, उधर आपका एक होमवर्क था, कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो को क्या कर लीजिएगा, पीछे पॉज कर लीजिएगा या रिवाइंड कर लीजिएगा, उसको अच्छे से एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोगों का काम है सिर्फ आपको गाइडिंग करना, और आपका काम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, जितना ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो वैसे तो सिंपल में बताया ही गया है कि दाब बढ़ाओगे, हेनरी का नियम ही पढ़ाया गया था, दाब बढ़ाओगे ठीक है तुम्हारा गैस की विलेयता बढ़ेगा। और क्या होता है, जो गैस की विलेयता होता है हेनरी स्थिरांक पे निर्भर करता है। अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ताप बढ़ाने पे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, ताप घटाने पे हेनरी स्थिरांक का मान घटता है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। ओके।